बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1919 के अधिनियम के अंतर्गत डायरकी, द्वैत शासन और उसका कार्य रूप। द्वैत शासन का अंग्रेजी रूपांतर डायरकी है। ये शब्द दो ग्रीक शब्दों डाय और आर्किया को मिलाकर बना है, जिसका अर्थ होता है दो शासकों द्वारा शासन अथवा दो शक्तियों का शासन। 1919 के अधिनियम के संबंध में द्वैत शासन का आश्रय है प्रांतीय शासन दो क्षेत्रों में विभाजित हो। इन दोनों क्षेत्रों को प्रशासन दो ऐसे पदाधिकारियों द्वारा संचालित किया जाए जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्वों में विभिन्नता हो। आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट्स, महत्वपूर्ण विषय जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार और अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, इस श्रेणी में रखे गए। उदाहरण के लिए वित्त, भू राजस्व, न्याय, पुलिस, जेल, सिंचाई व नहर, कानून व्यवस्था, शांति, समाचार पत्र, पुस्तक, मुद्रणालयों पर नियंत्रण, जल शक्ति, श्रम समस्याएं, सार्वजनिक सेवाएं, औद्योगिक विषय, छोटे बंदरगाह, वर्जित क्षेत्र इत्यादि। इनका पूर्ण नियंत्रण गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी द्वारा किया जाता था। दूसरा है हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, कम महत्वपूर्ण व स्थानीय महत्व के उन विषयों जो ब्रिटिश साम्राज्य हितों को किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभावित न करते थे को शामिल किया गया। उदाहरण के लिए स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, औद्योगिक विकास, पुस्तकालय, स्वास्थ्य, सफाई, कुटीर उद्योग, सहकारी समितियां, खाद्य वस्तुओं में मिलावट, जन्म मृत्यु पंजीकरण इत्यादि। इन विषयों के शासन की जिम्मेदारी भारतीय मंत्रियों की थी। ये मंत्री प्रांतीय विधानमंडल एवं गवर्नर के प्रति जिम्मेदार थे। द्वैत शासन का क्रियान्विति, इनेक्टमेंट ऑफ डायरकी रूल। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय द्वैत शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1921 से आरंभ हुई और 1 अप्रैल 1937 ईस्वी तक अस्तित्व में रही। ये 9 प्रांतों बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और असम में शुरू की गई। 1920-21 में दोहरे शासन के लिए प्रथम चुनाव हुए। इन चुनावों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया। इसलिए 1921 से 1923 ईस्वी तक उत्तर उदारवादियों ने काउंसिलों और मंत्रिमंडलों में प्रवेश किया। भारतीय सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना और सर तेज बहादुर ने दोहरे शासन को मौलिक रूप से गलत बताया। साइमन कमीशन ने भी इन दोषों की आलोचना की। अंततः 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। सैद्धांतिक दृष्टि से दोषपूर्ण द्वैत शासन व उसकी असफलता, अनसाउंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स फेलियर। 1919 के सुधारों की मुख्य विशेषता द्वैत शासन की स्थापना थी और इन सुधारों का सही मूल्यांकन द्वैत शासन के गुण दोषों के विवेचन तथा कार्यरूप के विश्लेषण के आधार पर किया जा सकता है। इस दृष्टि से विचार करने पर विद्वानों की आम राय यह है कि द्वैत शासन पूर्णतया असफल सिद्ध हुआ। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने 2 पृथक भागों में विभाजित किया, जो गलत था। विषय का आरक्षित एवं हस्तांतरित से विभाजन त्रुटिपूर्ण तथा अवैज्ञानिक ढंग से किया गया था। शासन के दोनों क्षेत्रों में समान शक्तियां प्राप्त नहीं थीं। आरक्षित क्षेत्रों की तुलना में हस्तांतरित क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। आरक्षित क्षेत्र के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी, जबकि हस्तांतरित विषय के लिए धन की काफी परेशानी होती थी। द्वैत शासन में गवर्नर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। दुर्भाग्य से गवर्नरों की भूमिका स्वस्थ और सही नहीं थी। उन्होंने आरक्षित व हस्तांतरित क्षेत्रों में भी आरक्षित क्षेत्र का पक्ष लिया। गवर्नरों की इस भूमिका के कारण द्वैत शासन असफल हुआ। द्वैत शासन की असफल बनाने में ऐतिहासिक परिस्थितियों का भी योगदान रहा। इसकी स्थापना के बाद ही खिलाफत और असहयोग आंदोलन आरंभ हो गए, जिसके चलते भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों कांग्रेस और लीग ने चुनाव का बहिष्कार कर
सुधारों को असफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस स्थिति में कूपलैंड का कथन सत्य प्रतीत होता है। द्वैत शासन द्वारा उत्तरदायी शासन के क्षेत्र में वास्तविक प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी द्वैत शासन का ये प्रयोग पूर्णतया व्यर्थ नहीं था। इसने भारत के भावी राजनीतिक व संवैधानिक विकास में सहायता प्रदान की। धन्यवाद विद्यार्थियों।